स्वागत है आप लोग का आपसा सर्कल के एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम लोग का जो है 11th क्लास का लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। यदि आप जो है नहीं देखें अभी तक एक भी वीडियो तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, और एनसीईआरटी 6 to 12 प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आपको 9th क्लास, 10th क्लास और 11th का 2 वीडियो ऑलरेडी जो है दिख रहा होगा। उस वीडियो को आप जो है पहले देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और हम टेलीग्राम पे ये जो है कराने के बाद बिल्कुल ही क्या करा देते हैं, डेली क्विज करा देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा लेवल का होता है। तो अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हैं या कोई भी नौकरी की तैयारी करते हैं, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और उसकी सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका हम लेकर आए हैं। मात्र 1.5 महीना में हम पूरे 6 to 12 एनसीईआरटी विद क्वेश्चन आंसर और विद एक्सप्लेनेशन खत्म कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए थे। 5 नंबर चैप्टर से हमें क्या करना था, क्वेश्चन करना था। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस चैप्टर का नाम ही है भारत में मानव पूंजी का निर्माण, ठीक है। भारत में मानव पूंजी का निर्माण। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन से कथन भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच अंतर स्पष्ट करता है। कौन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच जो है अंतर स्पष्ट करता है, ये कह रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है भौतिक पूंजी निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। बिल्कुल, कोई जो भौतिक पूंजी है उसका निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि मानव पूंजी ऐसा नहीं है। मानव पूंजी को आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों के बीच ये अंतर है। दूसरा है मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है, जबकि भौतिक पूंजी को बेचा जा सकता है। बिल्कुल सही है, मानव पूंजी को बेचना नहीं अलाउ है, जबकि भौतिक पूंजी को बेचा जाता है। तीसरा है भौतिक पूंजी अन्य वस्तुओं के भांति दृश्य होती है। भौतिक पूंजी अन्य वस्तुओं की भांति क्या होती है, दृश्य दिखता है, ठीक है। जो वही मानव पूंजी अदृश्य होती है। आप कहेगा आदमी तो दिखता, आदमी दिखता है, आदमी की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो आप आंख से देख सकते हैं, वो काम करता है, उससे आप अनुभव करते हैं कि देखो इतना इसके पास ये है, ठीक है, पूंजी है। तो ये 3 का 3 स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके कूट पे चलिए देखते हैं। इसके कूट दिए हैं, अच्छा कूट दिया है एक केवल दो, इनमें एक 3 या इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप लोग को पूरी तसल्ली हो जाएगी। चलिए एक सेकेंड, कौन से क्वेश्चन है भाई, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन सामने आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हाँ तो देखिए भौतिक पूंजी का निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि मानव पूंजी का निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। इंसान सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा एक मानव पूंजी का निर्माण होता है हर इंसान के अंदर, लेकिन भौतिक पूंजी क्या है, आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। अगला है भौतिक पूंजी किसी अन्य वस्तु के भांति दृश्य होती है, दिखाई देता है। भौतिक पूंजी जो भी होगा आपके घर में वो उसे किसी वस्तु की तरह बाजार में बेचा जाएगा। मानव पूंजी अदृश्य होती है और यह धारक कारकों के शरीर में रची बसी होती है। जो व्यक्ति है मानव, हर इंसान के शरीर में जो है रचा बसा होता है मानव पूंजी, ठीक है। बाजार में मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, उसे केवल सेवाओं की बिक्री के जो है की जा सकती है। आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप अपनी सेवा सिर्फ दे सकते हैं, तो आपकी सेवाओं की बिक्री हो सकती है, आपकी पूंजी की बिक्री, मानव पूंजी की बिक्री नहीं हो सकती है। तो ये हो गया तीनों के तीनों कथन सही। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है इसमें। हम बोले थे जखने ऊपर है विचार तो नीचे आपको सत्य या असत्य को चेक करना है, तो दिया है सत्य। पहला स्टेटमेंट देखिएगा, आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या है, तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। तो ये बिल्कुल ही सही है कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। 9th क्लास में ही देखे थे, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब देश के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है मतलब आर्थिक समृद्धि हो रहा है। दूसरा है स्वास्थ्य, जो है स्वास्थ्य ये आर्थिक समृद्धि का एक कारक है। बिल्कुल सही है, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो अच्छा काम करेगा, जिससे देश की जो है राष्ट्रीय आय वृद्धि होगी, तो ये जो है आर्थिक समृद्धि का एक कारक हो जाएगा। तीसरा है मानव पूंजी में निवेश के कारण आर्थिक समृद्धि होगा। बिल्कुल, यदि मानव पूंजी में निवेश करेंगे तो मानव ज़्यादा क्या होगा, पढ़ा लिखा होगा या स्किल्ड होगा, जिसके कारण वह देश में जो है उसका जो है उत्पादन होगा, अधिक होगा, जिसके कारण आर्थिक समृद्धि अधिक होगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों क्या है, सत्य है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले तो आंसर देख लीजिए, डी उपयुक्त सभी, मतलब सत्य पूछ रहा था ना, तो ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। एक शिक्षित व्यक्ति श्रम कौशल अशिक्षितों की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब एक पढ़ा लिखा लोग है और एक अशिक्षित लोग है, तो पढ़ा लिखा उससे जो है उसका श्रम कौशल पढ़ा लिखा का ज़्यादा होगा अनपढ़ से। यही कारण है कि अधिक आय सृजित कर पाता है कौन, जो पढ़ा लिखा है।
किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में आर्थिक समृद्धि में कहीं अधिक दिखेगा। तो जो पढ़ा लिखा होगा वो ज़्यादा स्किल्ड होगा, ज़्यादा कमाएगा, तो आर्थिक समृद्धि में देश में ज़्यादा योगदान करेगा। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति, अब स्वास्थ्य बोला था, तो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो अधिक समय तक जो है क्या कर सकता है, काम कर सकता है, व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है। बहुत अच्छा है स्टेटमेंट कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, मानिए एक बीमार व्यक्ति है, तो जो स्वस्थ है वो व्यवधान रहित मतलब कोई बिना बाधा के अधिक ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, श्रम की पूर्ति कर सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा। ठीक है। कोई मानो रोगिया है, 1 घंटा काम करेगा फिर उलट जाएगा उधर जाके। ठीक है। तो वो उतना आर्थिक समृद्धि नहीं ला पाएगा, देश में नहीं योगदान दे पाएगा। मानव पूंजी में निवेश, विशेषकर शिक्षा में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश, विकास की प्रक्रिया तेज होने के साथ साथ देश के आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगा। यदि ये कोई मानव है, उसमें अगर उसके शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो स्किल्ड होगा, ज़्यादा जो है स्वस्थ होगा, तो मानव पूंजी जो है निवेश जो होगा उसमें वो आर्थिक समृद्धि में योगदान करेगा, वृद्धि करेगा। अब समझ में आ गया पूरा का पूरा? 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मानव विकास से संबंधित निम्नलिखित कथन में जो है कौन सही है, तो सही पूछ रहा है। और 2 स्टेटमेंट आराम से पढ़िए। पहला है, मानव विकास इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है। मानव विकास तो इसी पॉलिसी पे काम करता है। कहीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ किन्हीं को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य ये मानव विकास का जो है सिद्धांत है। ठीक है। ये मानव कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है, मानव विकास के संदर्भ में मानव स्वयं ही साध्य भी है। ये स्टेटमेंट देख के आधा लोग जो है नशे में आ जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर भी कि मानव विकास के संदर्भ में मानव स्वयं ही क्या है, एक साध्य भी है। अब इसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। ये दोनों के स्टेटमेंट दोनों क्या सही पूछा था, तो सी आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या है, सही है। चलते हैं अब एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम देखिए कैसे। ठीक है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। ठीक है। क्योंकि व्यक्ति इसमें पढ़ने लिखने और दीर्घायु जीवन यापन की क्षमता होती है। जब शिक्षा दीजिएगा तो पढ़ेगा लिखेगा, स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा जिंदगी जिएगा, तभी तो ऐसे अन्य चयन कर पाने के सक्षम हो पाता है, जिसे वो महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। अच्छा, मानव पूंजी का जो विचार है वो ये मानता है कि मानव जो है किसी साध्य की प्राप्ति का साधन है। ठीक है। और यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। ठीक है। साध्य और साधकता में फिर साध्य और साधन, ये 2 स्टेटमेंट गांधी का है। साध्य और साधन होता क्या है? ठीक है। अगर गांधी जी के विचार को देखेंगे तो ये समझे होंगे। ठीक है। इसी में मानव खुद जो है, मानव खुद एक तरह के साध्य हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब 4 नंबर आपका स्टेटमेंट है कि मानव पूंजी का स्रोत हो सकते हैं, यानी मानव पूंजी के क्या स्रोत हो सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। शिक्षा में निवेश, टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था, कार्य के दौरान प्रशिक्षण। अब बताइए, मानव पूंजी का स्रोत यानी मानव हम निवेश जो करेंगे तो ये सब स्रोत है? बताइए मानव पूंजी निर्माण का, बताइए। तो बिल्कुल होगा। पहले तो हम बताएं ना, शिक्षित होना चाहिए मानव, स्वस्थ होना चाहिए, तो शिक्षा में निवेश किए। ठीक है। उसके बाद निवाकरण दवा या टीकाकरण, मतलब कि स्वास्थ्य का है ये रिलेटेड। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ये भी स्वास्थ्य से आ जाएगा। अच्छा तो पानी पी जाएगा तो ना बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा। कार्य के दौरान प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, तब तो ज़्यादा स्किल्ड होगा। तो ये सभी के सभी उपयुक्त में से सभी इसका क्या हो जाएगा, यानी सभी जो है उपयुक्त में से सभी इसका मानव पूंजी के स्रोत में आ जाएंगे। ठीक है। देखिए यही दिया है कि शिक्षा में निवेश मानव पूंजी का एक प्रमुख साधन माना गया है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, प्रबंधन, सूचना, ठीक है, टीकाकरण, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान विज्ञान, सामाजिक आयुर्विज्ञान, इस सब स्वच्छ जल का प्रबंधन, ये सभी उसी में आएगा, मानव पूंजी के निर्माण में मुख्य स्रोत में आएगा। ठीक है। तभी तो एक अच्छा मानव का निर्माण होगा। चलिए अब देखते हैं, भारत में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में कौन से तार्किक कारण हो सकते हैं। आप स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दीजिएगा, क्या है, क्या कारण है ऐसा स्त्री को आप शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है। अब ये 3 स्टेटमेंट है, यही पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। अगर कोई पूछ दे कि हम भारत सरकार स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है, आप तर्क लगाइए। ठीक है। तो पहला है, स्त्री शिक्षा, अगर स्त्री शिक्षित होगी तो प्रजनन दर और स्त्री और बच्चा के स्वास्थ्य, ये दोनों का देखभाल जो है अनुकूल प्रभाव पड़ेगा इस पर। यदि महिलाएं पढ़ी लिखी है तो उसका प्रजनन दर जो है, पहले जो है पढ़ा लिखा कम था, देखिए एक बच्चे का 10-10 बच्चा, 12-12 बच्चा होता था, अभी देखिए 1 या 2। ठीक है। तो प्रजनन दर कंट्रोल होगा, स्त्री खुद का भी अपना स्वास्थ्य का देखभाल रखेगी और बच्चे का भी देखभाल रखेगी। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका तार्किक लग रहा है कि नहीं लग रहा, पहले ये बताइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे।
कमेंट वमेंट करते रहिए, तब तक पता चलेगा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा पे चलते हैं, शिक्षा से नारी की आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार होता है। बिल्कुल, यदि कोई महिलाएं पढ़ी लिखी है तो नारी की आर्थिक स्वतंत्रता, पढ़ लिख लेगी, नौकरी करेगी तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी सही है, 2 सही हो गया। और शिक्षा जो है, शिक्षा से नारी के सामाजिक स्तर में परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। शिक्षित हो जाती है महिलाएँ, टीचर बन जाती है, कहीं प्रोफेसर बन गई, कहीं जो है मानिए एसडीएम बन गई, बीडीओ बन गई, तो उसका समाज में प्रतिष्ठा, वो घूंघट में नहीं रह सकती है। ठीक है, वो बिल्कुल प्रतिष्ठित महिलाएं हो जाती है। ठीक है, समाज में उसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। देखे होंगे कहीं मुखिया है, कहीं सरपंच है, कहीं जिला पार्षद है, कहीं सांसद है, तो उसका समाज में कितना ज़्यादा जो है स्तर ऊपर हो जाता है। तो 1 2 3 सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन वही चीज़ लिखा होगा जो हम बोल दिए हैं। ठीक है, कि स्त्री शिक्षा भारत में अभी प्रोत्साहन दिया जाना है, इसके कारण हो सकते हैं स्त्री शिक्षा की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्तर में सुधार, साथ प्रजनन दर और स्त्री और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल के अनुकूल प्रभाव। बस वही बात शॉर्टकट में लिख दिया है। चलिए अगला स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की प्रवासन, ये प्रवासन का मतलब होता है पलायन। ठीक है, देख लीजिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की ओर, गांव से लोग शहर की तरफ जा रहा, पलायन कर रहा, इसका कारण क्या है। ठीक है, अब देखिए 4 कारण आपके स्क्रीन पे दिया गया है। गाँव प्रमुख कारण दिया है, सबसे बड़ा कारण ये देखिए, गाँव में तकनीकी शिक्षा का अभाव। ठीक है, अब तो हर जगह टेक्नोलॉजी पहुँच गया है, कारण ये है, बिल्कुल ये कारण है, लेकिन सर्व प्रमुख कारण ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गांव में बेरोजगारी का उच्च स्तर, ये बिल्कुल सही कारण है, गांव में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है। शहर में रहने और बसने का प्रबल संभावना, लोग चाहता है रहना, क्या गांव में जगह नहीं है। देखिए हालांकि ये भी कारण है और ये भी कारण है कि गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन मेन कारण बी नंबर ऑप्शन है कि गाँव में बेरोजगारी का लेवल जो है हाई है। ए और सी भी इसका आंसर होता, अगर सर्व प्रमुख हटा देता तो ए बी सी तीनों आंसर हो जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ये सर्व प्रमुख लिखा है तो गाँव में बेरोजगारी दर मारेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सप्लेन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की प्रवासन का मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के जो है उच्च स्तर पे कारण यही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन है, बेरोजगारी लेवल हाई है, इसीलिए मुख्य कारण यही है कि गांव से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। अन्य दोनों कारण भी ग्रामीण क्षेत्र में शहरों के पलायन के लिए जिम्मेदार कारक है, लेकिन सर प्रमुख पूछा गया था। ठीक है, वो 2 भी सही था, लेकिन ये जो पूछा गया था उस सर प्रमुख, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ सर प्रमुख वाला। चलिए विश्व स्तरीय जो है समृद्धि दर, विश्व स्तरीय समृद्धि दर यानी ग्लोबल ग्रोथ सेंटर नाम ही की रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में कौन सी संस्था द्वारा की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। ठीक है, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर जो है विश्व स्तरीय जो समृद्धि केंद्र नाम की कोई रिपोर्ट आती है, कौन प्रकाशित करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए, जर्मन का ड्यूक बैंक, विश्व बैंक, अमेरिका का फेडरल बैंक या इस्लामिक बैंक। अरे देखो लिए हैं तो मारिए ना कमेंट, देखोगे तो मार सकते हैं ना। तो जर्मनी का क्या होगा, ड्यूस बैंक होगा, जर्मन का ड्यूस बैंक, याद होना चाहिए आपको हर हाल में। देखिए ये जो है विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र नामक रिपोर्ट जो है जर्मनी का ड्यूस बैंक जारी करता है, जर्मनी का ड्यूस बैंक। ये रिपोर्ट 2020 तक जो है भारत के विश्व के 4 प्रमुख विकास केंद्र में से एक जो है बनकर उभरने की बात की थी। 2020 तक जो है भारत 4 गो में 1 गो में रहेगा शामिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जखने कहे कि विचार कीजिए तो आपको अचार लेके नीचे आना है कि सही है कि गलत। गला सही नहीं हुआ है तो सही है, सही पूछ रहा है। तो पहला और दूसरा और तीसरा 3 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट को गौर से देखिएगा। पहला है, भारत में शिक्षा का पिरामिड शीर्ष पर नुकीला है। बहुत अच्छा, गुड। भारत में जो शिक्षा का पिरामिड है, ये मानिए पिरामिड है शिक्षा का, तो शीर्ष पे नुकीला है। शुरू में पहला क्लास में सबका एडमिशन हो जाता है, 8वां जाते जाते आधा बेचारा पढ़ाई छोड़ के भैंस चराने लगता है, 10वां होते होते आधा भाग जाता है बाहर दिल्ली कमाने, फिर ऊपर जाते जाते मैक्सिमम एजुकेशन लेवल पे यानी उच्चतम शिक्षा के स्तर पे बहुत कम लोग बच पाते हैं। ठीक है, ये जो है पिरामिड जो है नुकीला टाइप है। अब समझ में आ गया, बिल्कुल सही है बात। दूसरा, अशिक्षित शिक्षित युवा की बेरोजगारी दर उच्चतम है। बिल्कुल, हर व्यक्ति अगर जो है चपरासी का वैकेंसी निकलता है तो पीजी करके, एमएड करके और बच्चा टेक्निकल डिग्री क्या क्या करके, बीटेक करके और भर देता है, आईआईटी तक ग्रुप डी में नौकरी कर रहा है। तो ये बिल्कुल दोनों सही है कि शिक्षित युवा की बेरोजगारी दर बहुत ही हाई लेवल पर है। तीसरा है, माध्यमिक या उससे अधिक शिक्षित युवा की बेरोजगारी दर अधिक है, यानी माध्यमिक और या उससे अधिक पढ़ा लिखा लोग जो है बहुत ही ज़्यादा है, ये भी सही है। ठीक है, 3 के 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और तीनों के तीनों सही थे। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी तीनों। चलिए अब तीनों एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक है, यही नहीं, शिक्षित युवा का बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय बताया ना, NSSO, ये जो जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस, ठीक है, ये 2011-12 के आंकड़ांक के अनुसार बेरोजगारी दर जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक और उससे अधिक जो है लेवल पे 19% लोग क्या है, बेरोजगार हैं।
तो ये तो है हाई लेवल हो गया। चलिए तीनों स्टेटमेंट सही था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तपोस लिखता, तापस लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, तापस मजुमदार समिति का संबंध किस चीज़ से है ये देखना है। देखिए 4 स्टेटमेंट है, पहला दूसरा तीसरा ही लाइक है, चौथा तो कोई लाइक नहीं कहा नहीं है। तो पहला 6 से 14 वर्ष के बच्चों सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए, बिल्कुल यही आंसर होगा इसका, ठीक है। तापस मजुमदार समिति 110% कमेंट करके बताइए, कोई लोग जानते थे पहले से क्या? 80 नहीं 90% प्लस 95% लोगों को नहीं पता था तापस मजुमदार समिति के बारे में, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए जो है लाया गया था। यही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी शिक्षा पर उपकर लगाने के लिए नहीं, साक्षरता देने के लिए नहीं, इनमें से कोई इतना हो गया नहीं, तो पहला ही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 1998 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार समिति, पूछ दे तापस मजुमदार समिति का गठन कब हुआ? 1998। यह अनुमान लगाया था कि देश में 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 1998-99 में से लेके 2006-07 यानी 10 वर्ष की अवधि में 1.3 लाख करोड़ रुपया व्यय करना होगा। यानी इस समिति जो बनी थी 1998 में भारत सरकार के द्वारा, तापस मजुमदार समिति, ये बोला कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा है उसको अगर पढ़ाई में आप लाते हैं 100%, तो 1998-99 से लेकर 6-7 तक 10 साल के इस पीरियड में आपको 1.37 लाख करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। बताइए कीजिएगा, भारत सरकार को पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, यानी मानव पूंजी का निवेश जो है उसका सबसे उपयुक्त उदाहरण आप किसको मानते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। पहला है मानव संसाधन का अभियंता या डॉक्टर के रूप में परिवर्तन, हमको तो ये सही लगा। दूसरा मानव पूंजी का भौतिक पूंजी, मानव पूंजी कभी भौतिक पूंजी नहीं हो सकता है। गरीब का अमीर में परिवर्तन नहीं, निजी का सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं। तो पता चल गया आपको, पहला जो है यही आपका सही आंसर होगा कि कोई मानव संसाधन का एक डॉक्टर बना दिए, इंजीनियर बना दिए कोई सामान्य सा बच्चा को, यही मानव पूंजी में निवेश का सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हैं हम, ठीक है। तो समझ गया ना, ये तीनों जो है ये ऑप्शन मान, अभियंता डॉक्टर बदल भी जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी अभियंता डॉक्टर दे देगा, कुछ और दे दे बड़ा बड़ा, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री दे दे, राष्ट्रपति दे दे, कुछ और दे दे, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक स्किल आपको देख के ही लग जाए कि हाँ इस पे मानव पे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है पैसा, ठीक है, इसके स्वास्थ्य पे देखभाल की गई, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि एक कोई प्रधानमंत्री है या कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, राष्ट्रपति को ले लीजिए, उसके स्वास्थ्य की कितनी देखभाल की जाती है। तो मानव पूंजी में वो निवेश ही तो है कि उनके लिए हमेशा 24 घंटा डॉक्टर रहे, हमेशा जहाँ रहते तहाँ उपलब्ध होता है। चलिए यही दे दिया गया है, जिस प्रकार एक देश अपने भूमि या भौतिक संसाधन के कारखाना भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार यह अपने छात्र रूपी मानव संसाधन को अभियंता और डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकता है। मानव संसाधन मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, बताए ना, मानव पूंजी निवेश की भी जरूरत होती है। तो आपका 5 नंबर चैप्टर जो है खत्म होता है, चलते हैं 6 नंबर चैप्टर की तरफ, ठीक है। दनादन मारते चलिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ठीक है। नहीं करते हैं तो गुस्सा आता है। कल देखे कितना परेशान किया यूट्यूब, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान किया कल दोपहर में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कह रहा है किनको गैर कृषि उत्पादकता क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन 110% गलती होगा। मारिए अब कमेंट, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा, कमेंट कीजिए सभी लोग। 110%। पहले ये देख लीजिएगा, गैर कृषक उत्पाद क्रियाकलाप, गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में किसको आप शामिल करेंगे बताइए। पॉज कर लीजिए वीडियो, अब हम बता देते हैं। देखिए हो गया ना कमेंट। चलिए खाद्य प्रसंस्करण भी आएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी आएगा, शिक्षा भी आएगा, भूमि और सिंचाई छोड़ दीजिए, लघु विनिर्माण आएगा, ठीक है। भूमि और सिंचाई सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी सभी के सभी आ जाएंगे। कैसे देखिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 5, 4 छोड़ के, 4 गलत है, 4 कृषि में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। भारत के गांव के लोग कृषि के साथ साथ गैर कृषि उत्पादक विधि में संलग्न होते हैं। गांव में लोग जो है खेती भी करता है और कुछ कुछ काम भी करता है। तो गैर कृषि उत्पादक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ये सब गैर कृषि कार्य में आएगा। कृषि छोड़ के अलग अलग काम, तो पहला था खाद्य प्रसंस्करण, वो भी हो जाता, स्वास्थ्य सुविधा भी हो जाता, शिक्षा भी हो जाता, लघु निर्माण भी हो जाता, लघु विनिर्माण, और ये भूमि सिंचाई तो कृषि में होता है तो उसको हटा देते आप, ठीक है। तो देखे जलवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। धुंधला नहीं दिखा रहा, क्वालिटी बढ़ाइए।
भारत के संदर्भ में जैविक कृषि का भी निम्नलिखित में जो है क्या लाभ हो सकता है। अभी जैविक कृषि बहुत ज़्यादा भारत सरकार या बिहार सरकार दोनों इसको बढ़ावा दे रही है, तो जैविक कृषि का जो है इसका क्या लाभ हो सकता है ये आपको चुनना है। 1 2 3 4 आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, 5 भी हैं, 1 2 3 4 5। अब ये पाँचों में आपको छांटने हैं कि कौन जो है जैविक कृषि के लाभ हैं। पहला है भारत में परंपरागत कृषि का उन्मूलन। बताओ, जैविक कृषि होगा तो परंपरागत कृषि खत्म हो जाएगा, कैसा गंदा बात करता है, गलत हो गया ये, ठीक है। फसलों में रासायनिक उर्वरक का कम प्रयोग, बिल्कुल रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम जाएगा जैविक कृषि में। दूसरा है गैर रासायनिक उपज से किसान और उपभोक्ता दोनों को मतलब कि लाभ, ठीक है। गैर रासायनिक अगर उपज कराएंगे हम लोग जैविक कृषि में तो किसान को रसायन नहीं खरीदना पड़ा, खाद्य पदार्थ, पैसा कम लगा, और उपभोक्ता को स्वस्थ भोजन मिला जिसमें ज़्यादा तो है ये रासायनिक चीज़ नहीं है। ये तो इतना खाद्य पदार्थ होता है कि जो है मानव का जीवन जो है क्या है, शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ये भर गया है, पॉइजन जिसको कह लीजिए, ठीक है, रासायनिक चीज़ के रूप में। तो ये 2 और 3 सही है। भारत में स्वास्थ्य सूचकांक में परिवर्तन होगा, बिल्कुल। अगर जैविक कृषि होगी तो खाद्य पदार्थ क्या बनेगा, स्वस्थ खाद्य पदार्थ का निर्माण होगा खेत में, और उससे इंसान का जो क्या होगा, स्वास्थ्य सुधरेगा, तो देश का स्वास्थ्य सूचकांक सुधरेगा। पर्यावरण संतुलन का पुनः स्थापना होगा, बिल्कुल। अभी हम क्या करते हैं, यूरिया DAP पोटास इतना फेंकते हैं खेत में, इतना रासायनिक छिड़काव करते हैं जो पूरा का पूरा वो सब जो है बाद में पानी के माध्यम से दह के ज़मीन में जाता है, ज़मीन प्रदूषित होता है, फिर वहाँ से जो है पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो ये सारा का सारा चीज़ है, एक चक्र चलने लगता है, पर्यावरण को असंतुलित करने लगता है। तो ये जैविक कृषि में पर्यावरण क्या होगा, संतुलित रहेगा। तो 2 3 4 5 सही लग रहा है, एक गलत लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 5 एकदम सही हो जाएगा। चलिए आंसर ही देखिए, सी है ना। चलिए अभी एक्सप्लेनेशन आप खुद से भी पॉज कर लीजिए 1 सेकंड के लिए, अगर मन है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ होगा जो हम बोले होंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बाद में देखेंगे कौन गलत है कौन सही है। पहले क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से, भर मन, ठीक है। देखिए, कृषि की एक पद्धति के रूप में उद्यानिकी या उद्यान विज्ञान, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं ना, उद्यान विज्ञान, उद्यान कृषि, इसके संबंध में करा विचार करने के लिए कथन उद्यान कृषि के, ठीक है। तो उद्यान कृषि के बारे में, इसके अंतर्गत फल सब्जी, रेशेदार फसल, सुगंधित पौधा आदि शामिल किया जाता है। तो बात सही है कि गलत है, बताइए। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा आपका दे रहा है कि इस मसाले, चाय, कॉफ़ी और औषधीय पौधा को इसमें शामिल नहीं किया जाता, बिल्कुल। ये मसाला, चाय, कॉफ़ी, औषधीय पौधा को हॉर्टिकल्चर में नहीं लाएंगे हम, ठीक है। किसको लाएंगे, फल सब्जी, रेशेदार फसल और सुगंधित पौधे को लाएंगे। तो बिल्कुल दोनों के दोनों कथन हमको सही लग रहे हैं। सही पूछा था तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बिल्कुल वही दिया होगा, ठीक है। कि भारत में जो है, भारत को ऋतुओं और मृदा की विविधता के प्रकृति ने संपन्न किया है, ठीक है। उसी के आधार में भारत ने अनेक प्रकार के बागान उत्पादन को लगाया है। उद्यानिक के अंतर्गत फल सब्जी, रेशेदार फसल, सुगंधित पौधा, मसाला, चाय, कॉफ़ी और औषधीय पौधा शामिल किया जाएगा। इसको शामिल नहीं किया जाएगा भाई, एक सेकेंड। एक्सप्लेनेशन में नहीं छूट गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एक्सप्लेनेशन जो दिया है ना, यहाँ पे नहीं छूट गया है, ये आंसर सही है, सी नंबर आंसर होगा, ये और दोनों सही है। यहाँ पे नहीं जो है छूट गया है, ठीक है, तोड़ने के मेटल में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कल भी हुआ है नाबार्ड की स्थापना, जल्दी बताइए कमेंट करके। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किन्हीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ हो तो तुरंत बोल सकते हैं, नहीं ना। चलिए, नाबार्ड की स्थापना आप कर दिए। किसने किया था, किस समिति के सिफारिश पे हुआ था, एक्सप्लेनेशन में दिया है, देख लीजिए। शिवरामन समिति के सिफारिश पे जो है सांसद ने एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की, जो बैंक जो है संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था का समन्वय करता है। क्वेश्चन था दरोगा का कि ग्रामीण वित्त जो है कौन प्रदान करता है। इससे पहले जो दरोगा का बहाली आया था 2022 पोस्ट वाला, 22 या 2300 पोस्ट था, दाग देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, बिल्कुल NCERT से इसी प्रकार का क्वेश्चन रहा था। वित्त में कौन सी संस्था ग्रामीण में वित्त देती है, NCERT का क्वेश्चन था। आप खोजते रह जाते, मिलता नहीं, एक उसमें नाबार्ड भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि केरल के कुटुम्बश्री सामुदायिक कार्यक्रम जो है, केरल के कुटुम्बश्री सामुदायिक कार्यक्रम लिखित में से इसका उद्देश्य क्या है। ये केरल का सामुदायिक कार्यक्रम है कुटुम्बश्री, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला है महिलाओं का हिंसा से छुटकारा, दूसरा है महिलाओं का निर्धनता से निवारण, और तीसरा है महिलाओं को शिक्षा से जोड़ना, चौथा इसमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा महिलाओं को निर्धनता से निवारण, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं को निर्धनता से निवारण। अब इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखिए। केरल प्रांत में महिला की ओर उन्मुख एक निर्धनता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम कुटुम्बश्री है। कुटुम्बश्री कौन राज्य का है, केरल का है। 1995 में सरकारी बचत और शाखा सोसाइटी के रूप से गरीब महिला के लिए जो है इस बचत बैंक की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा सामाजिक बैंकिंग आरंभ करने का निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम उद्देश्य हो सकता है। यानी सामाजिक बैंकिंग आरंभ करने का जो है भारत में जो है सर्वोत्तम उद्देश्य किसको आप मान सकते हैं। ठीक है, देखिए सर्वोत्तम उद्देश्य किसको मानिएगा भारत में सामाजिक बैंकिंग शुरू करने का। पहला है छोटे और सीमांत किसानों को महाजन के ऋण कुचक्र से मुक्त करने के लिए। ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। छोटे छोटे जो किसान थे, सीमांत किसान जो थे, वो महाजन उसको पैसा के जाल में, ऋण के जाल में ज़िंदगी भर फंसाए रखता था। इसीलिए सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत भारत सरकार की थी। इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। दूसरा है ग्रामीण शाखा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। बिल्कुल, ग्रामीण शाखा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, ये भी 2 का 2 सही हो गया। परिवर्तन निर्वाह खर्च के लिए, ये नहीं लग रहा हमको, 3 गलत लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2। तो बी नंबर इसका ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, 1 और 2 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। ठीक है, बी नंबर आंसर है। स्वतंत्रता के समय महाजन और व्यापारी छोटे और सीमांत किसान को भूमिहीन मजदूर हो बहुत ऊंची दर पे ब्याज वसूलते थे, ब्याज देते थे, कर्जा देते थे, ऋण और ब्याज लेते थे, और ऋण खाते में हेराफेरी कर ऐसा कुचक्र फैला देते थे कि वो कभी भी एक सेकंड रुकिए, वो कभी भी जो है इससे मुक्त नहीं हो पाता था। ठीक, इन समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ किया था। पूछ रहे सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत कब की गई, तो भारत सरकार ने 1969 में किया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया क्यों किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए कि निम्नलिखित कथन पे जो है कौन कृषि विपणन, हाँ ये बहुत अच्छा है, कृषि विपणन पढ़ लेते हैं आप लोग, समझते हैं कृषि विपणन की सर्वाधिक जो है उपयुक्त परिभाषा क्या हो सकती है, कृषि विपणन है क्या। ठीक है, चलिए आज ही इस चीज़ को देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन को तो छोड़ दीजिएगा, इनमें से कहीं नहीं तो इसको हटा दीजिए। 3 है कृषि से संबंधित क्रिया के ऋण उपलब्धता करवाना, ना पैसा नहीं। फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना, नहीं। उत्पादित कृषि पदार्थ का संग्रहण, बिल्कुल। भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, कि जैसे आलू उपजाए, गेहूँ उपजाए, मक्का उपजाए, उसको जब संग्रहण किए, एक जगह किए, भंडारण किए, भंडार किए, उसके बाद प्रसंस्करण, उसको अन्य रूप में दिए, परिवर्तित किए, पाव रोटी बनाए, कुछ और बनाए, उसका परिवहन किए, यही कृषि विपणन कहलाता है। ठीक है, तो कृषि विपणन समझ में आ गया होगा। देखिए देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थ का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग और वर्गीकरण, यह वितरण, ये सभी के सभी कृषि विपणन के अंतर्गत आते हैं। चलिए चिप्स उप्स बना के बेच रहे हैं ना, हाँ बेचते रहिए, कृषि विपणन में आएगा। आलू गया मार्केट में, खेत में उपजा, फिर मंडी में गया, मंडी से जो है कोल्ड स्टोर में गया, कोल्ड स्टोर में जमा हुआ, फैक्ट्री में गया, ठीक है, पैक हुआ, चिप्स बन के, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कृषि विपणन में आ गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में जो है विचार कीजिए। ऑपरेशन फ्लड लिखा है वर्षा जल का संग्रहण, कितना बेवकूफ़ लोग हैं। देखिए क्या होगा, दुग्ध के उत्पादन से। दूसरा जैविक भोजन, हरित स्थिति प्रमाण चिन्ह, बिल्कुल सही है। तीसरा तनवा, महाराष्ट्र में कृषि कार्य की लगी महिला, महाराष्ट्र नहीं होगा, कमेंट कीजिए कौन सा राज्य होगा बताइए। तनवा मतलब तमिल है, ठीक है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तनवा मतलब तमिल से याद रखिए, तमिलनाडु, तो से तनवा, तो से तमिलनाडु, ये महाराष्ट्र नहीं तमिलनाडु होगा। और ये ऑपरेशन फ्लड वर्षा नहीं दुग्ध होगा। तो केवल बी जो है सुमेलित है, और 1 और 3 जो है सुमेलित नहीं है, पूछा है सुमेलित नहीं, तो सही आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड दूध के अत्यधिक उत्पादन से संबंधित है और देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए तनवा नामक परियोजना शुरू की गई थी। और जैविक खाद्य पदार्थ में बिक्री के आधार पर जो हरित स्थिति प्रमाण चिन्ह दिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ देखिए क्या है कि MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान कहाँ है, तो चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ, चेन्नई में ये MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 10 नंबर ये रहा। चलिए आज भी एडजस्ट कीजिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में जो है कथन में कौन ग्रामीण विकास में ग्रामीण बैंकिंग की भूमिका को सही दिखा रहा है। यानी ग्रामीण विकास में ग्रामीण बैंकिंग की भूमिका को देखना है आपको, ठीक है। 1, 2, 3 स्टेटमेंट आपके सामने नजर आ रहा है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है कि ग्रामीण बैंकिंग से किसान के संस्थागत ऋण में वृद्धि हुई है। यानी ग्रामीण बैंकिंग से किसान के संस्थागत ऋण में वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ग्रामीण बैंकिंग आया तो किसान जो है संस्थागत ऋण लेने लगा, नहीं तो महाजन से लेता था, गांव के जो है बड़े बड़े लोग से लेता था। तो ग्रामीण बैंकिंग आया जिससे किसान डायरेक्ट किससे लेना लगा, गांव के संस्थागत ऋण, मतलब कि बैंक से लेने लगा, वही ना संस्थागत ऋण हुआ। दूसरा किसान की आय में वृद्धि हुई, बिल्कुल पहले बहुत ज़्यादा लेता था जब ऋण, तो बहुत ज़्यादा उसको ब्याज चुकाना पड़ता था, ब्याज के कुछ चक्र में फंस जाता था। 5% महीना लेता था, 60% का सलियाना हो गया। सरकार जो है 12-10% किसान लेते को 7%, 8% में मिल जाता है, तो किसान के आय में वृद्धि हो गई। किसान के फसल उत्पादन
उत्पादकता में वृद्धि हो, जब पैसा बढ़ेगा तो फसल का उत्पादकता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। इसी का एक्सप्लेनेशन आपको देखिए इतने दूर में दे दिया गया है, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं, जो चीज़ हम बोले हैं वही चीज़ होगा, ठीक है। देखिए पढ़ दे क्या, ग्रामीण बैंक की संस्थागत स्थापना उनके बहु एजेंसी स्थापना, जैसे व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी और भूमि विकास बैंक। यही क्वेश्चन था ना कि कौन कौन ऋण देता है, तो व्यावसायिक बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, सहकारी और भूमि विकास बैंक हो गया, ये सब ऋण प्रदान करता है। ये संस्थागत ऋण ऐसी राशियाँ शामिल की जाती है जो इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण बैंकिंग के विकास में किसान को संस्थागत ऋण की वृद्धि हुई और बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार का सकारात्मक प्रभाव दिखा। मतलब ये जो आया, ये सब ऋण दिया तो कम पैसा लिया, तो कम जब ब्याज लिया, तो जिस कारण जो है उधर फायदा हुआ, ठीक है। और हरित क्रांति के बाद किसान की साख सेवाएं और सुविधाएं देने और उनके उत्पादन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने और ग्रामीण बैंक ने विशेष सहायता प्रदान किया। मतलब जो है बैंकिंग ने किसान की ज़िंदगी जो है एक तरह से बदल दी, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 7 पर हम लोग आगे, ज़्यादा फास्ट नहीं ना है जी, ठीक है, फास्ट नहीं है तो ठीक है। ये 7 नंबर चैप्टर आज कंप्लीट कर देते हैं और एक मात्र इसके बाद चैप्टर करें, एक और वीडियो आएगा कल, ठीक है। कल के बाद आपका जो है 11th खत्म हो जाएगा। 11th भले 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन 12th मात्र 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 4 2 6 या 2 8, मतलब एक हफ्ता में आपका मान लीजिए अप्रॉक्स पूरा इकोनॉमिक्स खत्म, NCERT, ठीक है। साइंस भी देखते हैं कितना दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिक HN और अन्य मुद्दे हैं, ठीक है। अच्छा साउंड ज़्यादा जा रहा होगा आप लोगों को। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जखने कहे हैं विचार, तो विचार जखने कहे तो आचार लेके नीचे आने बोले हैं, तो सही देखना है। यहाँ सही है कि गलत लिखा है, सही चुनिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कह रहा है। तो अब स्टेटमेंट की तरफ हमको बढ़ना है। वो व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है भाई। जो आर्थिक क्रिया में रहेगा लगा हुआ उसको श्रमिक कहेंगे। श्रमिक केवल पुरुष होते हैं, कहे महिला नहीं हो सकती है। और अस्थायी रूप से काम करने वाले व्यक्ति को श्रमिक नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, मानिए हम काम कर रहे हैं, बीमार पड़ गए, ठीक है, तो 2 दिन नहीं गए, तो अस्थायी रूप से काम कर रहे तो हम श्रमिक नहीं, हम भी श्रमिक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमको एक सही लग रहा है, 2 और 3 गलत है। चलते हैं आंसर की तरफ, देखिए सिर्फ और सिर्फ एक सही है, 2 और 3 गलत हो गया। पता चल गया कैसे गलत हुआ है, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। वो सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रिया में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। सभी व्यक्ति जो है आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है श्रमिक कहलाएगा, चाहे वो व्यक्ति निम्न किसी भी स्तर पे कार्य कर रहा हो या किसी भी, मतलब कि या मानिए कि छोटा से छोटा काम कर रहा है आर्थिक क्रियाकलाप में, बहुत बड़ा अवसर है या कोई बहुत बड़ा ये है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी श्रमिक ही हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति श्रमिक हो सकता है, बीमार, मतलब महिला पुरुष जो जेंडर का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, सब हो सकता है, ठीक है। बीमारी, खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक धार्मिक उत्सव के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाने वाले व्यक्ति को भी श्रमिक माना जाएगा। बिल्कुल, पर्व है छुट्टी ले लिया, खराब है वर्षा ज़्यादा हो गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, सामाजिक धार्मिक उत्सव है, तो नहीं जाएगा, तो श्रमिक नहीं, वही श्रमिक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय, हाँ चलो देख लो आंसर क्या करोगे तुम लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, इसको संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 2005। कल है इसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए भारत ने संसद ने इसको 25 अगस्त 2005 को जो है पारित किया था। मनरेगा इसको कब बनाया गया, ये सब पढ़ रखे हैं और रात क्वेश्चन भी हुआ था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहें ना जखने विचार तखने लेके आना है आचार, और नीचे चला जाना है। कहाँ उपयुक्त में कौन सुमेलित है, मतलब सही मेल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है स्वनियोजित, जो अपने उद्यम के स्वयं और संचालक है, स्वामी और संचालक है। यानी स्वनियोजित कौन कहलाएगा, जो अपने उद्यम यानी का व्यापार का खुद मालिक है और खुद चला रहा है, बिल्कुल स्वनियोजन उसका है। दूसरा संगठित क्षेत्र किसको कहेंगे, तो 10 या अधिक कर्मचारी को रोजगार देने वाला निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान या सार्वजनिक क्षेत्र। कोई जो है सार्वजनिक क्षेत्र या जो है निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, उस 10 या उससे अधिक लोग को रोजगार दे रहा है, कर्मचारी बना रखा है, उस संगठित क्षेत्र कहलाएगा। बिल्कुल, यानी 1 और 2 दोनों सही हमको लग रहा है। और अनियमित मजदूरी जो है दूसरे के खेत में काम करने के बदले में जो है प्राप्त पारिश्रमिक है। 3 नंबर जो आपका स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है कि अनियत मजदूरी, दूसरे खेत में काम करने के बदले में जो आपको मिलता है पैसा, उसी को अनियत मजदूरी कहते हैं। तो 1 2 3 और तीनों के तीनों सही हैं। स्टेटमेंट किधर हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। वे जो अपने उद्यमी के स्वयं संचालक हैं या स्वामी हैं,
उन्हें स्वनियोजित कहेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान 10 या अधिक कर्मचारी के रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र के अंदर माने जाते हैं। बिल्कुल सही है। इन प्रतिष्ठानों में काम वाले जो है संगठित क्षेत्र के कर्मचारी माने जाते हैं। जब मजदूर अन्य लोगों के खेत में अनियमित रूप से कार्य करते हैं तो उनके बदले पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उसे अनियमित मजदूरी कहते हैं। यानी कोई मतलब कि रेगुलर काम नहीं करता, अनियमित रूप से कर रहा है तो अनियमित मजदूरी भी मिल रहा है। तो ये बस सभी का स्टेटमेंट क्या थे, सही थे। हाँ धीरे। 4 नंबर आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन श्रम बल के अनैतिकरण, ठीक है अब दिख रहा है ना, निम्नलिखित में कथन में कौन श्रम बल के अनियतिकरण को सर्वाधिक उपयुक्त में परिभाषित करता है। श्रम बल के अनियतिकरण, इतने स्टेटमेंट को समझना और सब नहीं समझना हमको। यानी निम्नलिखित जो स्टेटमेंट दिया गया है वो उसमें कौन श्रम बल के अनियतिकरण को सर्वाधिक रूप से परिभाषित करता है। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़िए पता चलेगा। अधिक पारिश्रमिक को लाभ से रोजगार परिवर्तित करना ना, श्रमिक को अनियमित वेतन रोजगार से नियत वेतन रोजगार की ओर ले जाना ना, श्रमिक को नियत वेतन रोजगार से हटाकर अनियत श्रम को ओर जो है जाना। बिल्कुल आप जो है नियत वेतन था, आप जो है रोजगार था उसको आप ले रहे थे और उससे आप हट कर आप जो है अनियमित में चले गए। मानिए एक तरह से नौकरी फिक्स थी, डेली पेमेंट मिल रहा था, उसी हिसाब से काम कर रहे थे, वहाँ से हट के आप वही चल गए। एक दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन सो रहे हैं, फिर कर रहे हैं, तो अनियमित श्रम में चले गए। ठीक है, तो अब चला गया श्रम बल का अनियतिकरण क्या होता है, अनियतिकरण। ठीक है, पहले नियत था, फिक्स था जॉब, अब उसको क्या हो गया, अनियत है, फिक्स नहीं है, काम करेगा पैसा मिलेगा, सोएगा जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आया ना, ऐसे हिंदी में तोड़ तोड़ के समझिए। ठीक है, श्रम बल और अनियतिकरण, अ मतलब नहीं है और नियत। ठीक है, तो श्रमिकों को नियत वेतन रोजगार से हटकर अनियमित श्रम में ट्रांसफर होना। समझे? अब उसी बात को यहाँ लिख दिया होगा, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्नलिखित में किस क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाता है। एकल क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। एकल तो नामों नहीं सुने हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसमें प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र और उससे संलग्न क्षेत्र होते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। अब इसको पढ़ लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या। देखिए कह रहा भारत में अधिकांश श्रमिक रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र के है, इसे द्वितीयक क्षेत्र में 24% लोग हैं। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र कौन होगा, कृषि और उससे रिलेटेड वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में कौन आएगा, विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल, विद्युत, ये सब आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में सेवा से व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, भंडारण, वित्तीय सेवा, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, रियल एस्टेट, ये सभी सेवा क्षेत्र में यानी तृतीय क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे झलक रहा होगा। ठीक है, झलक रहा होगा, झलक 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 रहा है ना। हाँ, तो कमेंट करने में क्या हो रहा है, दर्द कर रहा है हाथ, बताइए क्या उंगली दर्द कर रहा है, नहीं कर रहा तो मारिए ना भाई, कमेंट में लाइव कमेंट कर देते हैं आप लोग। लाइव कमेंट वीडियो के बाद नहीं दिखाई देता है, वो सेटिंग अभी गूगल में जाकर कौन 1 घंटा माथा पच्ची करे, तो आप लोग इधर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हमेशा दिखाई दे जब भी वीडियो को देखें हम तो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, लाइव कमेंट में, लाइव चैट में जाके मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया के औद्योगिक वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। ये लो भाई, ये लो मारो आंसर आज, औद्योगिक वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। औद्योगिक, उद्योग धंधा सोच लिए ना, तो आंसर गलती 110%। ठीक है, यही तो NCERT है, तुगलक दे देगा, आंसर मरवा लेगा। अब 4 गो उठिएगा, कहिएगा कि भाई कृषि को कैसे उद्योग में लाओगे, लेकिन औद्योगिक क्रियाकलाप में कहा आर्थिक क्रिया को वर्गीकृत करने के लिए, तो इसको 8 भागों में बांटा गया है और ये सभी होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए कितने भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रियाओं के जो है कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में। ये जितने हम बता रहे हैं अभी सभी के सभी आएंगे, देखिएगा। ठीक है, ये तो कृषि होगा ही, खनन होगा ही, विनिर्माण और सेवा भी होगा, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा डी। ठीक है, अब ये 8 वर्ग देख लीजिए कौन कौन आते हैं। समानता आर्थिक क्रिया को 8 विभिन्न औद्योगिक वर्ग में बांटा गया है, उसमें कृषि है, खनन है, उत्खनन है, विनिर्माण है, विद्युत है, गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति है, निर्माण कार्य है, वाणिज्य है, परिवहन है, भंडार सेवा है, इसी 8 में सबको रखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए अगर क्वेश्चन फिर से देखिए कि आर्थिक क्रिया को औद्योगिक वर्गों में सम्मिलित किया गया है, कौन कौन से आर्थिक क्रिया को औद्योगिक वर्ग में सम्मिलित किया गया है, तो सभी 8 भाग में है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, बस 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है और इसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, क्लोज करेंगे इस वीडियो को। तब चलते हैं, मिलेंगे कल, और कल जो है NCERT 11th ख़त्म हो जाएगा। आप लोग टेस्ट मारते रहिए। ठीक है, टेस्ट जो है टेलीग्राम पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तब जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है क्वेश्चन पे कि भाई NCERT 11th हम ख़त्म कर लिए हैं इस लेवल में जाके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए फिर क्या है, दिक्कत है।
हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ना पूरा? हाँ, पूरा झलकना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा श्रमिक संघों को गठित करने के उद्देश्य से हो सकते हैं? निम्नलिखित में कौन श्रमिक संघ को गठित करने के उद्देश्य हो सकते हैं? क्या ऐसा मतलब हम श्रमिक संघ को जो गठित किए हैं, श्रमिक संघ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या हमको उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए। अब इसमें जो है दो आपको मतलब दिख रहा है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा के उपाय, बिल्कुल कोई भी लेबर है उसकी सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। और दूसरा है रोजगार दाताओं से बेहतर मजदूरी के लिए। तो दोनों चीज़ सही होगा कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है, बहुत सा ILO देखे होंगे, बहुत सारा लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके क्या रीजन होते हैं? तो एक और बी दोनों है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं, ये मैं ही रखा। ठीक है, देखिए कह रहा है भारत के सकल श्रम बल में बहुत छोटे से वर्ग को ही नियमित आय मिल पाती है। यानी नियमित आय जो है भारत के जितने मतलब कि लोग हैं, लेबर हैं, सभी लोग लेबर हैं, हम भी लेबर हैं। ठीक है, जितने काम करने वाले सब लेबर है, तो उसको नियमित आय बहुत कम लोग को मिलता है। अपेक्षाकृत परिश्रम न मिलने से जो है श्रमिक रुष्ट होकर अपने अधिकार की रक्षा करने और रोजगारदाताओं से बेहतर मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा उपाय के लिए श्रमिक संघ बनाते हैं। जब पैसा नहीं मिलता है, लेबर सबको कम मिलता है, तो सब जो है क्या होता है, अपनी परिश्रम के पैसा के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, मजदूर संघ जिसको बोलते हैं। और उसका मेन मकसद होता है रोजगारदाताओं से बेहतर मजदूरी मिले और सामाजिक सुरक्षा मिले। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब ये दो क्वेश्चन आपके 8 नंबर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, पहले देख लेते हैं, फिर इसको जो पता चलेगा स्टेटमेंट में। क्वेश्चन है कथन और कारण है सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को मिलता है। तो ये जो कथन आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल एकदम सही लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? देखिए फिर से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए एक बार कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को मिलता है। बिल्कुल सही है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उसको सामाजिक सुरक्षा का लाभ, व्यवस्था का लाभ मिल पाता है। और असंगठित क्षेत्र में कौन जाता है देखने के लिए कि कौन कैसे काम कर रहा है, उसको कौन सी सामाजिक सुरक्षा चाहिए? कोई नहीं देखता है। इसीलिए मजदूर संघ सभी से मांग करते रहता है, ILO बना के, मजदूर संघ बना के। तो ये पहला स्टेटमेंट कथन तो सही है भाई। और संगठित क्षेत्र के कर्मचारी की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम है। बिल्कुल, आप नौकरी कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां में, जो संगठित क्षेत्र की कंपनियां हैं, हम हैं कहीं भी सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, तो उस सबका जो वेतन है वो मजदूर के वेतन से कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। तो ये दो रीजन भी सही है। लेकिन वेतन कम मिलता है इसलिए सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता है, ये बात सही है? नहीं, वेतन से यहाँ पर कोई लोचा नहीं। सही दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा। सही दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिएगा, अगर नहीं समझे चीज़ को तो टेलीग्राम पे हम आएंगे तो बता देंगे। ठीक है, चलिए दोनों के दोनों हो गया आपका। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझ गए होंगे सब लोग, हमको लगता है। बेरोजगारी, नहीं तो कमेंट कीजिए, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में कौन सी संस्था जारी करती है? अब लो भाई, जारी कौन करती है? ये क्वेश्चन इतना घुमाता है, हर दूसरा एग्जाम में आ जाता है। तो बेरोजगारी संबंधित आंकड़ा कौन जारी करेगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, गृह मंत्रालय में से कोई नहीं। तो आंसर होगा NSSO। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस। तो CB नंबर ऑप्शन आपके स्क्रीन पे था। ठीक है, हो गया NSSO। 10 नंबर क्वेश्चन है, अब अच्छा से क्वेश्चन पढ़िए। इसी टाइप का क्वेश्चन अब BPSC देता है, आप देखे होंगे। पूरा स्टेटमेंट उठाया अथी से NCERT से पूरा लिख दिया, NCERT से उठा के। ठीक है, अब आप लास्ट में ऑप्शन 4 को दे दिया और ट्रू लाइन है, बताइए क्या है, बताइए आप। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है पूरा परिभाषा है किसी चीज़ के बारे में लिखा गया है, और आपको लास्ट में पूछेगा कि किस प्रकार का ये है। ठीक है, तो देखिए किसी एक किसान के पास 4 एकड़ का भूखंड है, 4 एकड़ ज़मीन है। उसे अपने खेत में विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को निष्पादित करने के लिए 2 श्रमिक की आवश्यकता है, किंतु वह अपने परिवार के 5 सदस्य, पत्नी, बच्चे आदि को कृषि कार्य में लगा लेते हैं, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं है। मतलब कि 2 लेबर चाहिए था, अपने घर के 5 आदमी को उठा के लगा दिया। ठीक है, 5 लगा दिया, 3 आदमी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कह रहा है जबकि उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, फिर वो लगा दिया है। तो बताइए आवश्यकता नहीं है तो 3 एक्स्ट्रा काम कर रहा है, इसका मतलब इससे उसके उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार का जो है, अब इस कथन पे चलते हैं। रुक क्या लिख रहा है? हाँ, कह रहा है कि उपयुक्त उदाहरण के लिखित पे किस प्रकार की बेरोजगारी दिखेगी? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखेगी। ठीक है, मतलब दिख नहीं रहा लेकिन है बेरोजगारी। देखिए यही दिया गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा है कि अगर उस 3 व्यक्ति को हटा भी देंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी में उत्पादकता शून्य होती है, उन लोगों को कार्य से हटा भी दिया तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़े। 3 आदमी एक्स्ट्रा था, बिना दाल भात 2 को लेबर चाहिए था, 5 आदमी घर के लेके चला गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वहाँ पर है बैठा हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे झलक रहा है, श्रमिक जनसंख्या,
श्रमिक जनसंख्या अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला और दूसरा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात 110% हम गारंटी देते हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं आप लोग इस चीज़ को। एनसीईआरटी है इसीलिए देख रहे हैं, नहीं तो देखते भी नहीं किसी किताब में कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात होता क्या है। क्या गलत बोल रहे हैं? बताइए गलत बोल रहे हैं। भले आप आंसर मार दें दोनों देख के, एक सही हो जाएगा, दो में से एक, लेकिन जानते नहीं थे आज से पहले, ठीक है, ये बात भी सत्य है। पहला है कि अब देखिए ये इसी में कोई लोग नहीं जानते फिर भी इसका आंसर सही कर लेंगे। कैसे? तो श्रमिक जनसंख्या अनुसार, पहले तो श्रमिक जनसंख्या फिर कर अनुपात। अब आराम से चलना है स्टेटमेंट पे। पहला है कि यदि यह अनुपात मध्यम या कम हो तो इसका अर्थ होगा कि देश में जनसंख्या बहुत अधिक अनुपात में प्रत्यक्ष रूप से क्रिया में संलग्न है। बिल्कुल नहीं। यदि यह अनुपात मध्यम और कम है तो इसका मतलब ये होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत कम अनुपात या बहुत कम भाग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आर्थिक क्रिया में संलग्न है। ठीक है, तो ये जो है अगर अनुपात कम होगा तो कम संलग्न है और अधिक होगा तो अधिक संलग्न है। ठीक है, तो ये तो पहला तो भाई गलत हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरा है कि इसे ज्ञात करने के लिए श्रमिक अनुपात जो था, इसको ज्ञात करने के लिए भारत के कार्य कर रहे सभी श्रमिक, यानी भारत में जितने लेबर काम कर रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे नौकरी वाले हैं चाहे खेत में काम करने वाले, सभी की संख्या को उस देश की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुना कर देते। बिल्कुल फार्मूला अभी लिख लीजिए सभी लोग। मानिए कि लेबर जो है 140 करोड़ अपनी जनसंख्या है तो 140 करोड़ नीचे लिखेंगे, इसमें लेबर है मान लीजिए 100 करोड़ ऊपर लिखेंगे और इसको 100 से गुना करेंगे। ये आपका निकल गया। ठीक है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात। ठीक है, अब याद रहेगा ना, श्रमिक जनसंख्या अनुपात बराबर देश के टोटल श्रमिक बट्टा देश की टोटल जनसंख्या गुना 100 हो गया। तो इसमें कौन सही होगा बताइए? केवल दो सही था, एक गलत था, उल्टा लिख दिया था एक में। अब यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट, देखिए इधर आने रे मगरू, इधर हाँ, एक नंबर को समझ लीजिए क्या दिया गया है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है? जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक रूप में किया जाता है। यह जानने में आवश्यक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तु और सेवा के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। यानी जनसंख्या का कितना अनुपात जो है वस्तु और सेवा के उत्पादन में सक्रिय योगदान, एक्टिव योगदान दे रहा है। यदि यह अनुपात अधिक है तो इसका तात्पर्य क्या है कि जनता को काम की भागीदारी अधिक है। अनुपात अधिक है तो मतलब ज़्यादातर लोग जनता काम कर रहा है, ठीक, वस्तु और सेवा के उत्पादन में। यदि अनुपात कम है, मध्यम और कम है, इसका अर्थ है कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रिया में संलग्न नहीं है। वहाँ लिखा था है, तो नहीं लिखता तो सही होता, तब हो गया पूरा का पूरा सही। अब दूसरा नंबर जो हम बताए थे वही चीज़ है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन के लिए हमें भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिक की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुना करेंगे। ऊपर में लेबर की संख्या, नीचे देश की जनसंख्या गुना 100। ठीक है, याद रहेगा ना? आज कल हम क्वेश्चन देंगे यही चीज़ का। ठीक है, शाम में देंगे, आज शाम में टेस्ट होगा। तो और ये आपका क्वेश्चन है 12 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, आज बहुत फास्ट किए हैं, कहीं कहीं जाना है। निम्नलिखित कथन पे क्या करें? विचार कीजिए। कार्य की आउटसोर्सिंग से अभिप्राय है कि एक बड़ी फर्म के लिए यह लाभप्रद है कि वह अपने विशिष्ट उपभोग को बंद कर छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने पर छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराए। एक बार हम पढ़ देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कार्य की आउटसोर्सिंग, कार्ट का काम जो है उसकी आउटसोर्सिंग से क्या मतलब है कि बहुत बड़ा फर्म है, उसके लिए फर्म के लिए लाभप्रद तब होगा कि वह अपने विशिष्ट विभाग को बंद करे और छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने पर छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराए। छोटे उद्यमी को बड़े पैमाने पे छोटा छोटा रोजगार उपलब्ध कराए, ये होगा आउटसोर्सिंग कर रहा है। ठीक है, इनसोर्सिंग ने आउट बाहर कर रहा है। ठीक है, तो अपने विशिष्ट विभाग को बंद करके छोटे छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने पे छोटे छोटे क्या बनाए, रोजगार उपलब्ध कराए थे। बिल्कुल पहला नंबर आपका 100 ही है। दूसरा है रोजगार विहीन समृद्धि। बहुत स्टेटमेंट तगड़ा है। रोजगार विहीन समृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो रोजगार विहीन समृद्धि से अभिप्राय है रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तु और सेवा का उत्पादन करना। यानी रोजगार सृजन के बिना रोजगार सृजन किए अधिक वस्तु और सेवा का उत्पादन, यही है रोजगार विहीन समृद्धि। यानी रोजगार जो है ये नहीं है लेकिन समृद्धि है, तो मतलब कि रोजगार सृजन नहीं किए लेकिन वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, ये हुआ रोजगार विहीन समृद्धि। दोनों चीज़ समझ में आया ना? आउटसोर्सिंग, कार्य की आउटसोर्सिंग और रोजगार विहीन समृद्धि। हाँ, तो आ गया। तो आपका आंसर कह रहा था सही, तो दोनों सही था, तो दोनों मारिए सही। तो समझिए ना, सीधे धर फराइए नहीं, समझिए। अच्छा, अब ये 8 नंबर है चैप्टर, तो अब ये चैप्टर पे नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, वही जो हम कहे थे इसको आप जो है ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कार्य के आउटसोर्सिंग से तात्पर्य एक बड़े फर्म के लिए लाभप्रद है को अपने विशिष्ट विभाग जैसे विधि,
कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, सहायक, ग्राहक सेवा अनुभाग को बंद करे, छोटे छोटे उद्यमी को बड़े पैमाने पर छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराए, जिससे दूसरे देश में भी स्थिति जो है हो सकता है। ठीक है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में वृद्धि के दर के बीच काफ़ी अंतर पाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तु और सेवा का उत्पादन करने में सक्षम हो रहे हैं, और इसे रोजगार विहीन समृद्धि के नाम से जाना जाता है। कल के डेट में अगर पूछ जाए रोजगार विहीन समृद्धि, तो आपको समझ में आना चाहिए कि रोजगार क्रिएट नहीं होगा, लेकिन देश में समृद्धि होगा। ठीक है, काम होगा, आउटपुट आएगा। आउटसोर्सिंग मतलब कोई बहुत बड़ा फर्म है, वो अपने बहुत सारे विभाग को बंद कर देगा, विधि, कंप्यूटर, ऐसे विशिष्ट विभाग को, और बाहर के छोटे छोटे उद्यमी को जो है छोटे छोटे लेवल पे अधिक रोजगार उपलब्ध कराएगा। ठीक है, टक दबर समझ में आ गया। ठीक है, आया ना समझ में। अब बड़े फर्म क्यों करेगा अपना विशिष्ट विभाग को बंद? अगर वो सब प्रॉफिट वही कमाएगा, दूसरे को भी नौकरी देगा, तब ना समानता आएगी पूरे देश में। यही एक कार्य की आउटसोर्सिंग। तो आज का चैप्टर कैसा लगा आप लोग बताइएगा। 2 चैप्टर आज भी कंप्लीट कर दिए हैं, कल आपका जो है लास्ट होगा। कल जो है 11th जो है आपका 11th कल जो है हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल आपका 11th जो है 11th कल क्लियर कर देंगे, तब 12th बचेगा। तब हम लोग 12th के तरफ परसों से मूव करते हैं, और परसों से करेंगे तो 2 दिन में है, परसों और तरसों 2 दिन में आपका 12th क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग NCERT 6 to 12 साइंस की तरफ मूव करेंगे। साइंस में थोड़ा 15 दिन लगेगा, ये तो 8 दिन में हो गया, इसके दुगुना साइंस होंगे। तो साइंस में जितना दिन लगे कोई दिक्कत नहीं लेना आपको। 2 महीना हम बोले हैं तो 2 महीना, दरोगा के पहले बोले हैं तो दरोगा के पहले एग्जाम पहले 6 to 12 NCERT एक एक चीज़ विद एक्सप्लानेशन, क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इतना हम कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए। वीडियो को कम से कम लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम अपने स्टेटस में लगा लिया कीजिए। ठीक है, 2-4 को ग्रुप जो व्हाट्सएप में उसमें शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्त जानता है उस तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, ये काम हम नहीं करेंगे, हम ही करेंगे, सिर्फ आप नहीं कीजिएगा। आपका भी ग्रुप है, आपका भी यही चैनल है। ठीक है, तो आप भी कीजिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।